हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 18 चैप्टर 181 पारस का रुद्राक्षी को लड़ने के लिए अप्रोच करना। एल्स्टेला बुरी तरह से घायल रुद्राक्षी का ग पारस ने सोचा कि रुद्राक्षी यह सुनकर आग बबूला हो जाएगी। हालांकि रुद्राक्षी ने सिर्फ उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर इससे तुम्हें अच्छा महसूस होता है तो तुम ऐसा ही सोचते रहो। पारस उस पल गुस्से में था। रुद्राक्षी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और आकृति को खींचकर ले गई। पारस उसे रोकना चाहता था लेकिन उसका पैर अभी भी सुन्न था, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह चिल्लाया, रुको रुद्राक्षी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रुद्राक्षी जो पहले से ही बहुत दूर थी ने सुना और अपना सिर हिलाया, कितना बचकाना है, मैं उसके जैसे बचकाने कॉलेज स्टूडेंट से कभी नहीं मिली। ग्रेटर दैन सेमेस्टर की शुरुआत में कई इवेंट हुए। एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी ने टीचर नए स्टूडेंट को स्पीच दी। उन्होंने एकेडमिक ईयर के लिए यूनिवर्सिटी की योजना के बारे में भी बात की। जब ओपनिंग सेरेमनी एंड हुई तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। रेहान और रुद्राक्षी को क्लास ए में थे। रेहान लड़कों में सबसे लंबा था जबकि रुद्राक्षी लड़कियों में सबसे लंबी थी। यही कारण है कि वे लाइन के आखिरी में खड़े थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने रुद्राक्षी और रेहान को फेमस फाइटर के रूप में पहचाना। रुद्राक्षी और रेहान को एक साथ खड़ा देखकर अन्य स्टूडेंट एक्साइटेड हो गए। इसी बीच कुछ स्टूडेंट जोर जोर से बात कर रहे थे, क्या तुम्हें लगता है कि क्वीन वेकेन टेलबोट और रेहान एक साथ अच्छे लगते हैं? मुझे भी ऐसा लगता है, एक हैंडसम लड़का और एक खूबसूरत लड़की, उनकी जोड़ी कितनी परफेक्ट होगी। रुद्राक्षी को इससे कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि रेहान को अचानक बहुत पसीना आने लगा। वह ये जांचने के लिए इधर उधर देखता रहा कि रुद्राक्ष उसके आसपास कहीं है या नहीं। दोपहर के समय यूनिवर्सिटी के ब्रॉडकास्ट के दौरान सभी ने एक गहरी आवाज सुनी। रुद्राक्षी उस आवाज को पहचान सकती थी क्योंकि उसने अभी इसे सुना था। वाओ लिसेन, क्या वह पारस है? हाँ बेशक, यह उसकी आवाज है। उसके जैसा सेक्सी आवाज और किसकी हो सकती है? पारस क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह सभी स्टूडेंट और टीचर के सामने किसी से अपना अपराध कबूल करने जा रहा है? प्रिंसिपल और सभी काउंसलर भी असमंजस में थे। प्रिंसिपल ने तुरंत एक टीचर को ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर जांचने के लिए कहा कि क्या हो रहा है। दिशा ने एक्साइटमेंट से रुद्राक्षी से पूछा, रुद्राक्षी यह कौन है? उसकी आवाज सेक्सी लगती है। हमारे सीनियर भी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। क्या वह एक हैंडसम लड़का है? वह एक अहंकारी बेवकूफ है, आकृति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सलोनी ने रुद्राक्षी की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने पहले कभी उससे लड़ाई की है? जब उसने पारस की आवाज सुनी तो उसने रुद्राक्षी को आईब्रो चढ़ाते देखा। रुद्राक्षी ने सलोनी की ओर देखा और हाँ में सिर हिलाया। मैं पारस अरोरा कॉम्बैट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं। अब मैं घोषणा करता हूं कि मैं क्लास ए की रुद्राक्षी शर्मा को चुनौती देना चाहता हूं। मैं तुमसे 3 दिन बाद दोपहर में कॉम्बैट हॉल में मिलूंगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट हैरान रह गए। पारस, वह किसे चुनौती देना चाहता है? ग्रेटर दैन रुद्राक्षी शर्मा, रुद्राक्षी जिसे हम सभी जानते हैं। लेस देन कॉम्बैट क्वीन वेकेन टेलबोट। ग्रेटर दैन लेस देन, क्या वह पागल है? वह वेकेन टेलबोट को चुनौती देना चाहता है। ग्रेटर दैन वेकेन टेलबोट को चुनौती देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? ग्रेटर दैन सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट यही सोच रहे थे। फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट अभी भी असमंजस में थे। पारस अरोरा, वह कौन है? ग्रेटर दैन और उसने कहा कि वह वर्ल्ड चैंपियन को चुनौती देना चाहता है। क्या वह पागल है? ग्रेटर दैन कॉम्बैट एसोसिएशन की एक मेंबर लिया को पारस पसंद है। हालांकि वह रुद्राक्षी की फैंस भी थी। पारस के शब्दों को सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। वह अविश्वास से ब्रॉडकास्ट रूम की ओर देख रही थी। लेस देन, क्या मुझे पारस को पसंद करना बंद कर देना चाहिए? ग्रेटर देन उसने मन में सोचा। कुशाल ने नाराजगी में अपना सिर हिलाया। पारस के एक्शन और व्यवहार ने उसे बहुत निराश किया। फिर भी कुशाल को भरोसा था कि रुद्राक्षी के साथ अपनी चुनौती के बाद पारस अब ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं कहेगा। पारस के शब्दों पर रुद्राक्षी ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसके बगल में सोनाली ने समझाया, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से मैं बता सकती हूँ
कि तुम शायद यूनिवर्सिटी के रूल्स को नहीं जानती हो, मैं तुम्हें बता दूं, एसोसिएशन के मेंबर्स को चुनौती देने का अधिकार है। एक बार जब चुनौती की खुलेआम घोषणा कर दी जाती है तो ओपोनेंट के पास चुनौती एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसे प्रिंसिपल ने मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटी कुछ कोच का चयन करेगा जो ये जज करेंगे कि मैच फेयर तरीके से हो। इसमें कोई ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाने पर ओपोनेंट मैच हार सकता है। ये सुनकर रुद्राक्षी दंग हो गई। दूसरी तरफ रेहान ने सोचा कि ब्रॉडकास्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके बोलने वाला व्यक्ति बेवकूफ था। हालांकि क्योंकि वह व्यक्ति बहुत घमंडी और कॉन्फिडेंट लग रहा था और यह फैक्ट कि रुद्राक्षी कभी उसकी आइडल थी, उसने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया और पूछा, ओह क्या तुम ठीक हो? उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? रुद्राक्षी ने मुड़कर उसकी ओर देखा। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, रेहान क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तुरंत रेहान स्पीचलेस रह गया। मैं पागल हो गया हूं जो मैंने उसके बारे में चिंता की। इसके बजाय मुझे ब्रॉडकास्ट रूम में मौजूद कमीने के बारे में चिंतित होना चाहिए। उसने रुद्राक्षी का बैकग्राउंड जाने बिना ही उसे मैच के लिए चुनौती दे दी। इस नासमझ आदमी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसने खुद को किसमें फंसा लिया है। ग्रेटर दैन यह मामला कुछ समय तक ट्रेंड करता रहा। यूनिवर्सिटी फोरम पर हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। यूनिवर्सिटी के नियमों को समझने पर हर कोई पारस के साहसी कदम से इम्प्रेस नजर आया। सभी ने सोचा कि पारस आग से खेल रहा है और वह अपनी कब्र खोद रहा है। यूनिवर्सिटी फोरम में पारस और रुद्राक्षी से रिलेटेड पोस्ट पढ़कर लिया ने पूछा, कुशाल क्या तुम सोचते हो कि पारस के जीतने की पॉसिबिलिटी है? कुशाल ने अपना सिर हिलाते हुए ना में जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कह सकता। पारस ने अब तक केवल अपने क्लासमेट के साथ ही कम्पीट किया है। उसने किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है और अभी तक उसकी कोई रेटिंग नहीं है। ये सुनकर लिया ने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। उसने मन में सोचा, अपने आइडल की खातिर उसके पास अपने क्रश पारस से छुटकारा पाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सचमुच यह एक छोटी सी दुनिया थी। रुद्राक्षी की मुलाकात पारस से तब हुई जब वह अपने रूममेट्स के साथ कैफेटेरिया में खाना खाने जा रही थी। दुर्भाग्य से वे दोनों उसी खाली जगह की ओर चल रहे थे। अंत में वे आमने सामने मिले। अपने होठों को सिकोड़ते हुए उसने उसकी ओर देखा और कहा, रुद्राक्षी क्या तुमने यूनिवर्सिटी के रूल्स को समझ लिया है? मौके का फायदा उठाते हुए रुद्राक्षी ने बिना किसी डर के उसका सामना किया। जैसे ही उसने प्लेट टेबल पर रखी, उसके रूममेट तुरंत बाकी सीटें भरने के लिए उसके पीछे आ गए। अपनी ही दुश्मन से इग्नोर होने से ज्यादा कष्टदायक कुछ भी नहीं था। उस पल पारस को बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। पहले से बैठी रुद्राक्षी की ओर देखते हुए पारस ने अपना हाथ टेबल पर पटक दिया। बल इतना तेज था कि प्लेटें हिल गईं। पारस ने कहा, बस तुम रुको रुद्राक्षी, 2 दिनों में मैं तुम्हें और तुम्हारी रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगा। ऐसा कोई तरीका नहीं होगा यहां तुम अपनी नकली ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सको। रुद्राक्षी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। अपनी बाहें फैलाकर उसने शांति से जवाब दिया, क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? ये सुनकर पारस ऐसा महसूस हुआ मानो वह रुई में छेद कर रहा हो। उस पर तुरंत निराशा की भावना आ गई। तुरंत रुद्राक्षी ने उसकी खिल्ली उड़ाई, इफ यू फिनिश लिव, 2 दिनों में मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या करने में कैपेबल हूं। दिशा को एहसास हुआ कि यह बेवकूफ जानबूझकर रुद्राक्षी को परेशान कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उठ खड़ी हुई। पारस की ओर इशारा करते हुए उसने घमंड से कहा, यू गो अवे। ये सुनकर पारस ने उसकी ओर देखा। तुरंत दिशा अपनी कुर्सी पर बैठ गई और सिर नीचे करके खाना खाती रही। ये देखकर आकृति जोर से हंस पड़ी। इसी तरह रुद्राक्षी भी हंसे बिना नहीं रह सकी। उनकी सुरीली हंसी की आवाज ने सभी के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। पारस दिशा की ओर मुड़ा जो रुद्राक्षी के सामने बैठी थी और उसे घूरकर देखा। रुद्राक्षी की हंसी धीरे धीरे पारस के कानों के पास से गुजरती हुई प्रतीत हुई। एक पल के लिए वह उसे अपने दिल की धड़कन की तरह देखता रहा, यह महसूस करते हुए कि वास्तव में उसका दिल किसके लिए धड़क रहा था। पारस को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जमकर बोला, वेट एंड वॉच। बिना पीछे देखे पारस घटनास्थल से चला गया। ऐसा लग रहा था मानो वह डरकर भाग रहा हो। तभी दिशा को हिम्मत मिली और उसने अपना सिर उठाया। अपनी छाती थपथपाते हुए उसने आह भरते हुए कहा, वाओ डेट्स वॉज स्केरी। क्या मैं बहुत ज्यादा डरपोक थी?
आकृति ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे दिलासा दिया, इट्स ओके, भी हमें ये जानना होता है कि कब एक कदम पीछे हटना है। नहाने के बाद रुद्राक्षी ने एक बड़ी टी शर्ट पहनी। उसके परफेक्ट फिगर को देखकर आकृति की आंखें ईर्ष्या से भर गईं। जब उसने पीने के लिए अपनी ठुड्डी उठाई तो आकृति रुद्राक्षी की स्मूथ स्किन को एडमायर करने से खुद को नहीं रोक सकी। रुद्राक्षी की सेक्सी कॉलरबोन ने उसे बेदम कर दिया। जैसे ही रुद्राक्षी ने कपड़े पहने उसका फोन बज उठा। रुद्राक्षी ने फोन रिसीव किया। जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी उसकी नज़रें सख्त हो गई। यह किंग का फोन था। वह स्क्रीन की ओर देखती रही। क्यूरोसिटी से आकृति ने पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम्हें परेशान करने वाला फेंस दोबारा कॉल कर रहा है? रुद्राक्षी को होश आ गया। नहीं, वह सिर्फ मेरा एक दोस्त है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह अपना फोन अपने साथ छत पर ले गई और कॉल बैक करने लगी। तुमने फोन क्यों किया? क्या ये कोई इम्पोर्टेंट बात है? एल और स्टैनली पर हमला हुआ है, आदमी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। क्या? रुद्राक्षी ने चिल्लाकर कहा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह बहुत जोर से बोल रही थी। वह एक कोने में भाग गई। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, आखिर क्या हुआ? मिशन के दौरान उन पर मिडनाइट एंड क्राई ने हमला किया और वे बुरी तरह से घायल हो गए। मिडनाइट और क्राई को डार्क नाइट लीग के डबल किल के रूप में जाना जाता था। दोनों हत्यारे को जुड़वा माना जाता था क्योंकि वे हमेशा एक साथ मिशन पर जाते थे। इसके अलावा उनकी हत्या के तरीके भी उतने ही क्रूएल और इनह्यूमन थे। लीग ऑफ डार्क नाइट का हमेशा अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रगल रहा है। किंग एक बार डबल किल से लड़ा था। हालांकि यह कोई सीधा टकराव नहीं था बल्कि एक मिशन के लिए मुकाबला था। अंत में किसी भी पक्ष को लाभ नहीं हुआ। उनका ठिकाना हमेशा अनसर्टेन रहा है। उनकी रियल पहचान के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना भी इम्पॉसिबल था। रुद्राक्षी ने खुद भी कोशिश की और असफल रही। हत्यारों की हमेशा कई पहचान होती हैं। मिडनाइट और क्राई छिपने में माहिर थे। किंग की बातें सुनकर रुद्राक्षी का दिल बैठ गया। अब वे कैसे हैं? उनकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन स्टेनली की 5 अंगुलियां फ्रैक्चर हो गई हैं जबकि इल को छाती के बाईं ओर गोली लगी है। शुक्र है स्टेनली ने इल को वापस लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। रुद्राक्षी का चेहरा डार्क हो जब उसने सुना कि इल की सर्जरी हो रही है। मिडनाइट और क्राई रुद्राक्षी ने कोल्ड आवाज में नाम लिया। वो शांत हो गई और बोली, किंग क्या तुम उन लोगों को बख्शोगे जिन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को चोट पहुंचाई है? नहीं, मैं उन्हें नहीं बख्शूंगा। रात की हवा ने रुद्राक्षी के चेहरे को सहलाया। अंधेरे में चांदनी उसके चेहरे पर चमक रही थी जो उस पर बर्फीले एक्सप्रेशन को रोशन कर रही थी। जो लोग हमें धमकाने की हिम्मत करते हैं, हमें उनसे लड़ना होगा चाहे कुछ भी हो। इतने वर्षों तक रुद्राक्षी के साथ काम करने के बाद किंग जानता था कि उसका क्या मतलब है। चिंता मत करो, एल की कंडीशन स्टेबल, वह ठीक हो जाएगा। मेरे मूव का इंतजार करो, जब मैं कोई कदम उठाऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। जब रुद्राक्षी ने फोन रखा फिर उसने अपनी दाहिनी कलाई पकड़ ली और धीरे से घड़ी का बैंड उतार दिया। जैसे ही उसके मुंह का कोना बुरी तरह मुड़ा उसकी आंखों में एक तेज चमक उठी। उसने बिना देखे ही घड़ी को अलग कर दिया और पलक झपकते ही उसे कंप्यूटर में बदल दिया। एक बार पूरा होने पर रुद्राक्षी ने क्यू को फोन किया जो उस समय ग्रीन सिटी में था। मैं तुम्हें अपना लोकेशन भेज रही हूं, मुझे लेने आओ। क्यू पहले से ही हेलीकॉप्टर में था। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ठीक है। डबल किल ने जो किया उसके बारे में किंग ने पहले ही क्यू को इन्फॉर्म कर दिया था। क्यू से कांटेक्ट करने के बाद रुद्राक्षी ने अपने कंप्यूटर पर टाइप किया। कुछ ही समय बाद वह डार्क नाइट लीग के अड्डे का पता लगाने में सक्षम हो गई। भले ही वह मिडनाइट एंड क्राई का पता लगा नहीं सकी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ नहीं कर सकती थी। सब कुछ खत्म करने के बाद उसने मिशन वेबसाइट पर लॉग इन किया। चैप्टर 182 पारस का रुद्राक्षी को रोकना। रुद्राक्ष को फीवर। रुद्राक्षी को नाटक लगा। रुद्राक्षी ने फिर से चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन निराश पारस ने जबरदस्ती उसे पकड़ने की कोशिश की। एक क्विक मूव से वह उसकी पकड़ से छूट गई और एक हाथ से दीवार पर छलांग लगा दी। मौका गंवाकर पारस ने झट से पूछा, रुद्राक्षी ये देखते हुए कि तुम्हारे पास इतनी पावर है, तुम कंपटीशन में रूपाली को हरा सकती थी, फिर तुमने उसे स्टेरॉइड एब्यूज के लिए क्यों फ्रेम किया?
रुद्राक्षी दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी, हालांकि वह अब उसे नहीं देख सकती थी, लेकिन ऐसे शब्दों ने उसके होठों पर एक हंसी और उसके दिमाग में उसका बेवकूफ चेहरा बना दिया। फ्रेम, उसने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया? क्या तुम उसके बॉडी में जो चेंजेस हुए थे उससे अनजान हो? मैं अमांडा और उसे चाहने वालों से नफरत करती हूँ, इसलिए मुझे नाराज मत करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहते ही रुद्राक्षी बिना परवाह किए चली गई और पारस को हवा में लटके शब्दों के साथ वहीं छोड़ गई। रूपाली ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया? पारस ने चौंक कर इधर उधर देखा। इम्पॉसिबल, वह बहुत दयालु लड़की है, वह ड्रग्स नहीं ले सकती है। जरूर रुद्राक्षी उसकी रेपुटेशन को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। पारस खुद से झूठ बोल रहा था। जब रूपाली ने ड्रग्स का वेकेन किया तो सभी लड़ाकों ने उसमें आए बदलावों को नोटिस किया। न केवल उसका रूप बदल गया बल्कि उसकी ताकत में भी भारी बदलाव आया। पारस इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था और उसने अनजाने में रूपाली में हुए चेंज को नजरअंदाज कर दिया। रूपाली उसकी गुरु थी। अगर रूपाली न होती तो आज उसके पास यह अचीवमेंट नहीं होती। उसे अब भी वे सभी सिद्धांत साफ याद हैं जो उसने उससे बताए थे। पारस को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ड्रग्स ले रही थी, ये जानते हुए भी कि उसके ऐसे सिद्धांत हैं। पारस खुद को समझाने की कोशिश करने के बाद चला गया। इस बीच मैसेज भेजने के बाद रुद्राक्ष को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिली है। उसकी आशा धीरे धीरे खत्म हो गई। उसने आकाश को बुलाया और कुछ दवा लाने को कहा। उसे चक्कर आ रहा था, सिरदर्द था और बुखार था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी, लेकिन रुद्राक्ष ने इसे नहीं सुना। चक्कर आने के कारण वह केवल अपने घर की रोशनी को टिमटिमाता हुआ देख सका। वह ये भी भूल गया कि उसने 5 मिनट से भी कम समय पहले आकाश भेजा था। दरवाजे की घंटी सुनकर उसे लगा कि आकाश आ गया होगा। उसने दरवाजे तक रेंगने की कोशिश की और लगभग फर्श पर गिर पड़ा। दरवाजा खोलने के बाद उसने कहा, मेडिसिन शेल्फ पर रख दो। मेडिसिन। रुद्राक्ष को अपने सामने खड़ा देखकर रुद्राक्षी ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। एक परिचित आवाज सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। रुद्राक्षी। जब रुद्राक्ष उसकी बाहों में गिरा तो उसने सोचा कि उसे मतिभ्रम हो रहा है। रुद्राक्षी ने उसे पकड़ लिया और सोचा कि वह हमेशा की तरह बीमार होने का नाटक कर रहा है। जब उसने उसका जलता हुआ चेहरा अपनी छाती पर महसूस किया तो वह मुस्कुराए और उसे गले लगा लिया। रुद्राक्षी को लगा कि वह एक्टिंग कर रहा है। उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए उसके होंठों को चूमा। रुद्राक्ष, क्या तुम बीमार हो? रुद्राक्ष को चक्कर आ रहा था और उसने अपना सिर उसकी छाती पर दबाया था जहां उसके बाल रुद्राक्षी को गुदगुदी कर रहे थे। रुद्राक्षी उसे वापस कमरे में लाए। रुद्राक्ष उसके हाथों को छोड़ना नहीं चाहता था, जिसके कारण रुद्राक्षी उसके ऊपर गिर गई। रुद्राक्ष की थोड़ी नम आंखों को देखकर वह रुद्राक्ष की पलक को चूमने से खुद को नहीं रोक सकी। रुद्राक्षी वैसे भी उसके शरीर को तरसती थी, चूंकि वे पहले से ही हस्बैंड वाइफ थे, इसलिए वह अपनी इच्छा को दबाना नहीं चाहती थी। रुद्राक्षी ने आशा भरी आंखों में धीरे से अपना हाथ उसकी शर्ट में डाला और मुस्कुराते हुए कहा, रुद्राक्ष, तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। इतना कहते ही रुद्राक्षी ने उसको मुंह पर किस किया। तभी दरवाजे की घंटी बज गई। रुद्राक्ष को इतना चक्कर आ रहा था कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि आज कौन सा दिन है। रुद्राक्षी जल्दी से कमरे से बाहर निकली और दरवाजा खोला। आकाश, तुम यहाँ क्यों हो? रुद्राक्षी के होठों पर फीकी लिपस्टिक देखकर आकाश को लगा कि वह गलत समय पर वहां था। उसने अपने हाथ में पकड़ा बैग उसके हाथ में थमाया और कहा, यहाँ वह मेडिसिन है जो सर ने मांगी थी। मेडिसिन। रुद्राक्षी ने बैग लिया और उसे चेक किया। उसे सर्दी बुखार की मेडिसिन मिल गई। क्या उसने तुमसे इसे यहाँ लाने के लिए कहा था? हाँ, आकाश ने ये समझाने की कोशिश की कि वह वहाँ विघटनकारी होने के लिए नहीं आया था, क्योंकि यह सब रुद्राक्ष ने ही उससे मंगवाया था। रुद्राक्षी को तब रुद्राक्ष की डेज एक्सप्रेशन याद आए और ध्यान न देने के लिए उसने अपने माथे पर थप्पड़ मार दिया। लेस देन, वह सचमुच बीमार है। ग्रेटर दैन। रुद्राक्ष को तेज बुखार था। जब रुद्राक्षी मेडिसिन लेने गई तो वह सो चुका था। रुद्राक्ष का हैंडसम चेहरा लाल हो गया। उसके माथे को ढांकने वाले उसके मैसी बाल उसे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह दिखा रहे थे। रुद्राक्षी ने आह भरी और अपने हाथ की हथेली से उसका माथा छुआ। वह उसके माथे पर जलती हुई गर्मी महसूस कर सकती थी। इस बीच रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी आंखें बंद करके बेड पर लेटा हुआ था।
ऐसा लगता है जैसे वह बहुत बीमार है। चेहरे पर मुस्कान के साथ रुद्राक्षी ने मेडिसिन निकाली और एक गिलास पानी डाला। इसके बाद उसने उसे जगाने की कोशिश की। रुद्राक्ष रुद्राक्ष। रुद्राक्षी ने 2 बार उसका नाम पुकारने की कोशिश की लेकिन वह अभी भी सो रहा था। फिर रुद्राक्षी ने उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। रुद्राक्ष तभी जागा जब उसने अचानक कोई हलचल देखी और अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। वह इतना बीमार था कि अर्ध बेहोशी की हालत में उठा, लेकिन वह जानता था कि रुद्राक्षी उसके साथ है। उस समय रुद्राक्ष को बहुत कमजोरी महसूस हुई और उसे रुद्राक्षी पर डिपेंड रहना पड़ा। उसने अपना सिर उसकी गर्दन पर रख दिया। ये पहली बार था जब रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को इस हालत में देखा था। उसका दिल पिघल गया। रुद्राक्ष, यहाँ तुम्हारे बुखार के लिए कुछ मेडिसिन है। रुद्राक्षी की आवाज बिना उसे एहसास हुए ही धीमी हो गई। रुद्राक्षी की शांत आवाज अपने कानों में गूंजते हुए सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और अपना सिर उसके कंधे की ओर झुका दिया। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की ओर देखा जो उसके बगल में थी। जैसे ही उसे धीरे धीरे होश आया। चैप्टर 183 रुद्राक्ष के हाथ। रुद्राक्षी की वॉच मिलना सीक्रेट पढ़ना। आई विल बी वॉटिंग फॉर यू माई बेल। क्या तुम मुझे खिला सकती हो? रुद्राक्ष ने कर्कश आवाज में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। इतना कहते ही रुद्राक्षी ने एक हाथ से रुद्राक्ष को सहारा दिया, उसके मुंह में गोलियां डाली और दूसरे हाथ से उसे पानी दिया। सभी गोलियां निगलने में कई मिनट लग गए। रुद्राक्ष को हेल्पलेस महसूस हुआ और उसने रुद्राक्षी को अपने पास रहने के लिए कहने की कोशिश की। वह अभी सोना नहीं चाहता था। उसने रुद्राक्षी का हाथ पकड़कर अपनी भारी पलकें खोलने की कोशिश की और रुद्राक्षी को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। यह महसूस करते हुए कि रुद्राक्ष क्या करने की कोशिश कर रहा था, उसने कंबल उठाया और उसके साथ बेड पर चढ़ गई। फिर उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, एक झपकी के बाद तुम ठीक हो जाओगी। मैं आज यूनिवर्सिटी वापस नहीं जाऊंगी। रुद्राक्षी ने रुकने और रुद्राक्ष का ख्याल रखने का फैसला किया क्योंकि अगले दिन वीकेंड था। रुद्राक्षी ने जो कहा उसे सुनकर रुद्राक्ष और भी ज्यादा जाग गया और उसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। रुद्राक्षी एक पल के लिए ठिठक गई और हंस पड़ी। ये पहली बार था जब रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को इस तरह के बर्ताव के साथ देखा था। उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, उसे सुलाने की कोशिश की। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रुद्राक्षी को बाहों में भींचने के बाद रुद्राक्ष ने शरारती होने की कोशिश की। उसने अपनी गर्म सांसें रुद्राक्षी की गर्दन पर छोड़ी और अपने हाथ उसकी छाती पर रख दिए। रुद्राक्षी ने पूछा, रुद्राक्ष तुम क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष एक पल के लिए रुका और धीरे धीरे अपने हाथ रुद्राक्षी की कमर तक ले गया। उसने उदास होकर कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसके बातें सुनकर रुद्राक्षी के मुंह से शब्द नहीं निकले। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके चक्कर आने का उसके सीने पर हाथ रखने से क्या संबंध हो सकता है। रुद्राक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और उसके होंठों को हल्का सा चूमा। रुद्राक्ष तुम्हें बुखार है? मुझे पता है, रुद्राक्ष ने गुनगुनाया, लेकिन उसका सिर अभी भी उसकी बाहों में था। रुद्राक्षी जानती थी कि रुद्राक्ष उसके लिए अपनी इच्छा को रोक नहीं सकता। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को हैरानी से देखा और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ने की कोशिश की। रुद्राक्षी रुद्राक्ष से आने वाली गर्म सांस को महसूस कर सकती थी। रुद्राक्षी जानती थी कि क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुद्राक्ष को बुखार है, इसलिए उसे आराम की जरूरत है। फाइनली रुद्राक्षी के समझाने पर रुद्राक्ष सो गया। अचानक उसकी घड़ी पर लाल बत्ती चमकी। वह थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन ये श्योर करने के बाद कि वह सो रहा है, अपनी घड़ी पर क्लिक किया। ये किंग का मैसेज था। चूंकि किंग ने मैसेज रुद्राक्षी के फोन के बजाय उसकी घड़ी पर भेजा था, इसका मतलब था कि यह एक मिशन के बारे में था। मैसेज सिंपल था और इसमें केवल 2 शब्द थे, लेस देन वर्ल्ड हॉट ग्रेटर देन। लेस देन वर्ल्ड हॉट ग्रेटर देन। रुद्राक्षी ने मैसेज पढ़ते ही सोचते हुए आईब्रो चढ़ा ली। वह इस बात को लगभग भूल ही गई थी। द हॉट ऑफ द वर्ल्ड एक रहस्यमय रत्न था जिसका स्वामित्व काउंट हॉकिंस के पास था। 3 महीने पहले किंग ने मिशन एक्सेप्ट किया था और उसे इसके बारे में बताया। मार्सिनियस के एक अपराधी ब्लेयर ने अनाउंसमेंट की थी कि वह हॉट ऑफ द वर्ल्ड को चुरा लेगा। नतीजतन काउंट हॉकिंस ने किंग से हर कीमत पर उसकी रक्षा करने और ब्लेयर को पकड़ने के लिए कहा। लेस देन हमें कब मिलना चाहिए? ग्रेटर देन। रुद्राक्षी ने मैसेज भेजा, लेकिन किंग ने कोई जवाब नहीं दिया।
फिर ने रुद्राक्ष की ओर देखा जो गहरी नींद में सो रहा था। उसने अद्विक के माथे को छुआ और देखा कि उसके शरीर का तापमान थोड़ा कम हो गया था। वह कॉल करने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी बजी। वह उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी लेकिन अपनी घड़ी अपने साथ ले जाना भूल गई। उसी समय किंग ने जवाब दिया, नेक्स्ट मंडे द प्रिंसेस क्रूज शिप में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एल अभी दूसरे मिशन में शामिल है, इसलिए इसमें हम दोनों होंगे ग्रेटर दैन। रुद्राक्ष एक सपने से घबराहट से जाग उठा था लेकिन उसने रुद्राक्षी को आसपास नहीं देखा। उसे याद आया कि रुद्राक्षी उसे देखने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक सपना था। धीरे धीरे वह बेड पर बैठ गया। अपनी हथेली में दर्द महसूस करते हुए उसे एहसास हुआ कि वह रुद्राक्षी की घड़ी दबा रहा था। उसने इसे देखा और घड़ी की स्क्रीन जल उठी जिस पर एक अनरीड मैसेज डिस्प्ले हो रहा था। उसे याद आया कि यह रुद्राक्षी की घड़ी थी और उस समय उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक सिंपल घड़ी थी। अगले ही पल दूसरा मैसेज आ गया। रुद्राक्ष ने बिना कुछ सोचे समझे घड़ी ले ली। रुद्राक्षी ने घड़ी के लिए कोई पासवर्ड सेट नहीं किया क्योंकि कोई भी इसे खोल नहीं सकता था। रुद्राक्ष ने उस घड़ी को चेक किया और मैसेज तुरंत स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। उसने तुरंत की फ्रेज पर ध्यान दिया, द प्रिंसेस आई विल वेट फॉर यू। एल, वह जानता था कि एल वह लड़का है जिसे उसने पहले पकड़ा था और एल रुद्राक्षी और ए का साथी भी था। उससे पहले एक और मैसेज आया था। जब उसने मैसेज देखा तो वह थोड़ा दंग रह गया। वर्ल्ड हॉट, वह प्रिंसेस क्रूज शिप के पास क्यों जा रही है? वर्ल्ड हॉट चुराने के लिए ग्रेटर दैन। एक और अनरीड मैसेज पढ़ने के तुरंत बाद उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसका चेहरा डार्क पड़ गया क्योंकि मैसेज कुछ इस तरह था, लेस देन आई विल बी वेटिंग फॉर यू माई बिलवड 7 ग्रेटर दैन। बेशक किंग को यह उम्मीद नहीं थी कि कोई और उसका मैसेज देखेगा क्योंकि वह जानता था कि रुद्राक्षी ने कभी अपनी घड़ी नहीं उतारी थी। रुद्राक्ष लास्ट मैसेज को ध्यान से देखता रहा और उसकी नज़र धीरे धीरे सख्त हो गई। लेस देन आई विल बी वेटिंग फॉर यू माई बिलवड वेकिन ग्रेटर दैन। इस बीच रुद्राक्षी ने दरवाजा खोला और आकाश को वहां खड़ा पाया। वह रुद्राक्ष द्वारा छोड़े गए डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था। रुद्राक्षी डॉक्यूमेंट्स लेकर कमरे में लौट आई। रुद्राक्ष ने घड़ी को वापस उसकी ओरिजिनल प्लेस पर रख दिया। रुद्राक्षी को तब तक इसका एहसास नहीं हुआ कि उसने बेड पर इतनी इम्पोर्टेंट चीज छोड़ दी है जब तक उसने उसे नहीं देखा। लेकिन वह शांत रही। वह रुद्राक्ष को अपनी पहचान के बारे में बताने की पहल नहीं करेगी, लेकिन अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो भी वह घबराएगी नहीं। उसने लापरवाही से अपनी घड़ी चालू की और उसे किंग से कोई और मैसेज नहीं मिला। उसे कम ही पता था कि रुद्राक्ष ने पहले ही मैसेज को हटा दिया था। जैसे ही रुद्राक्षी ने नहाना खत्म किया और बेड पर लेट गई, रुद्राक्ष उसकी तरफ चला गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। हैरानी की बात यह है कि उसने कुछ और नहीं किया और बस उसे गले लगा लिया। रुद्राक्षी सोचा कि शायद एक बीमार आदमी ज्यादा प्यार जताता है। फिर रुद्राक्षी लाइट बंद कर दी और सो गई, लेकिन रुद्राक्ष की आंखें खुल गईं और वह गहरी सोच में डूब गया। चैप्टर 184 अध उम्र की महिला मीटिंग सोफिया लाइक रुद्राक्ष। किंग को लगा कि रुद्राक्षी उसके द्वारा भेजे गए आखिरी मैसेज को लेकर गुस्सा है क्योंकि उसके बाद उसे रुद्राक्षी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जैसे ही किंग ने शराब को अपने गिलास में घुमाया, किंग ने एक हाथी दांत की पिस्तौल निकाली। उसने सावधानी से उसे रुमाल से पोंछ दिया। ये वह पिस्तौल थी जो रुद्राक्षी ने उसे दी थी। उसने अपनी पतली उंगलियों से पिस्तौल पकड़ी और खिड़की की ओर कर दी। उसके मुंह के कोने थोड़े हंसी में ऊपर उठे हुए थे। उसी समय डी ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। किंग ने डी को करीब झुकने के लिए कहा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। डी ने सुनकर सिर में हिला दिया। वे किंग गुस्सा हो जाएंगी। चिंता मत करो, मैं सभी नतीजे भुगतूंगा। डी एक पल के लिए झिझका और सिर हिलाया। ठीक है, मैं इससे आपके उपकार का बदला मानूंगा, लेकिन अगर वे किंग नाराज हो जाए तो मुझे इस झंझट में मत घसीटना। ये सुनकर किंग के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। उसने जवाब दिया, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगले दिन रुद्राक्षी को किंग का फोन आया। किंग ने उससे मैसेज के बारे में नहीं पूछा और उसे ब्लेयर को पकड़ने की योजना बता दी। जैसे ही रुद्राक्षी ने उसकी योजना सुनी, रुद्राक्षी ने सोचा कि योजना सही नहीं थी, लेकिन वह प्रॉब्लम कहाँ आ रही है उसका ठीक पता नहीं लगा सकी।
ठीक है, मैं तुमसे मंडे को मिलूंगी। इतना कहते ही रुद्राक्षी ने फोन काट दिया। उसके कॉल खत्म करने के बाद रुद्राक्ष कमरे से बाहर आ गया। जब वह लड़खड़ा कर चल रहा था तो वह झट से रुद्राक्षी से चिपक गए। रुद्राक्षी ने वर्रिड टोन में पूछा, तुम नंगे पांव क्यों घूम रहे हो? रुद्राक्ष ने अपना हाथ रुद्राक्षी के कंधे पर रखा और अपने सुंदर चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, मुझे अगले वीकेंड कंपनी का इवेंट अटेंड करने के लिए एक पार्टनर की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तुम अभी भी बीमार होने के दौरान किसी इवेंट को अटेंड करने के बारे में सोच रहे हो? इसमें कोई हैरानी नहीं कि ग्रीन सिटी के लोग कहते हैं कि तुम काम में बिजी रहते हो। इतना कहते ही रुद्राक्षी हल्के से हंसी। फिर उसने पूछा, यह इवेंट कब है? अगले मंडे दोपहर 2 बजे। रुद्राक्ष ने अपने पीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये सुनकर रुद्राक्षी एक पल के लिए ठिठक गई। लेस देन मंडे, यह वही दिन है जब मुझे किंग से मिलना है। ग्रेटर दैन। वह दुविधा में थी। उसने झिझकते हुए रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, क्या तुम यूनिवर्सिटी के बारे में वरिड हो? तुम एक दिन की छुट्टी ले सकती हो, मैंने इसे कवर कर लिया है। रुद्राक्षी एक पल के लिए झिझकी और बोली, मुझे मंडे को कुछ काम करने हैं। ओह आई सी। रुद्राक्ष आगे बोलने से पहले एक पल के लिए रुका, तो फिर यह बहुत बुरा है। रुद्राक्षी को इस बात से राहत मिली कि रुद्राक्ष ने उसके आने के लिए जोर नहीं डाला, क्योंकि वह उसकी जिद के लिए ना कहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रुद्राक्ष हमेशा उसे काफी प्राइवेसी दी थी और उसके निजी मामलों में दखलंदाजी नहीं की थी। बातचीत के बाद रुद्राक्ष ने अपने कपड़े बदले और ऑफिस की ओर चल दिया। रुद्राक्षी ने जब उसे ऑफिस में जाते हुए देखा तो उसने पूछा, तुम अभी जाने के लिए बहुत कमजोर हैं। तुम आकाश को डॉक्यूमेंट लाने के लिए क्यों नहीं कहते? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नो नीड। रुद्राक्ष ने तुरंत खारिज कर दिया। उसके बाद उसने समझाया, बाद में मेरी लंच मीटिंग है, इसे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। 10 मिनट बाद रुद्राक्ष पूरी तरह तैयार हो चुका था और जाने वाला था। अच्छे कपड़े पहने हैंडसम दिखने वाले आदमी को देखकर रुद्राक्षी ने कुछ सोचते ही अपने होंठ भींच लिए। रुद्राक्ष ने सफेद बंद गले का स्वेटर पहना हुआ था, लंबा खाकी पैंट और काले चमड़े के जूते। इसके बाद उसने एक काला ओवरकोट पहना जिसमें उसका लंबा और पतला शरीर दिख रहा था। जैसे ही उसने इसे पहना उसकी स्टाइल कोल्ड और सीरियस से जेंटल और एलिगेंट में बदल गई। रुद्राक्षी ने सोचते हुए अपनी आईब्रो ऊपर उठाई। लेस देन, ये सिर्फ लंच मीटिंग है, क्या उस हद तक कपड़े पहनना जरूरी है? ग्रेटर दैन। किसी तरह रुद्राक्ष को कपड़े पहनने पर इतना ध्यान देते हुए देखना अजीब लग रहा था, क्योंकि रुद्राक्ष किसी भी अवसर की परवाह किए बिना हमेशा सफेद और काला सूट पहनता था। हालांकि वह किसी भी अटायर में अच्छा लगता है, फिर भी जब भी वह एक अलग स्टाइल में कपड़े पहनता था तो एक अलग ही आभा बिखेरता था। उसका हैंडसम चेहरा थोड़ा पेल लग रहा था, क्योंकि वह अभी अभी सर्दी से उबरा था और उसके रोएदार बाल जो उसके माथे को ढक रहे थे उसे हमेशा से भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। जब वह जाने वाला था तो रुद्राक्षी ने उसे रोक लिया। वेट। रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा। रुद्राक्षी तुरंत उसकी गहरी चार्मिंग आंखों पर मोहित हो गई। दरअसल उसका चेहरा इतना शानदार था कि महिलाएं भी रुद्राक्ष से ईर्ष्या करती थीं। उसके चारों ओर लालित्य और करिश्मा की एक मजबूत आभा थी। क्या तुम मेरे साथ आ रही हो? रुद्राक्ष ने शांति से पूछा। ये सुनकर रुद्राक्षी ने थोड़ा सोचा, फिर पूछा, मैं आ सकती हूँ। क्यों नहीं? रुद्राक्ष ने पूछा। अंत में रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के साथ चली गई। चूंकि यह एक सिंपल लंच था, इसलिए रुद्राक्षी ने सिर्फ अपनी स्पोर्ट्स ड्रेस पहनी थी। उनके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक औरत बैठे थे। वह आदमी बुद्धिमान और मैच्योर लग रहा था, जबकि लड़की खूबसूरत थी। वह चुपचाप बैठी रही और बार बार रुद्राक्ष की ओर देखती रही। जिस तरह से वह रुद्राक्ष को देख रही थी उससे ये साफ था कि उसे रुद्राक्ष में दिलचस्पी थी। रुद्राक्षी ने पानी का एक घूंट लिया। रुद्राक्ष ने उसे अपनी पत्नी के रूप में पेश किया। इससे किसी तरह उसे बेहतर महसूस हुआ। महिला अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बेटी थी, जो रुद्राक्ष के साथ प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट करने के लिए भी मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने केवल अपनी बेटी और रुद्राक्ष के बीच इंटरमीडियरी के रूप में काम किया। मिस्टर वंसल, आपके साथ काम करना खुशी की बात है। महिला सोफिया रॉय ने अपना गिलास उठाया, जिससे उसकी पतली गोरी बांह दिखाई देने लगी। वाइन ग्लास टकराते हुए रुद्राक्ष मुस्कुराया, मैं भी आपके साथ काम करके खुश हूं।
हालांकि उसने वाइन नहीं पी। मैं बीमार हूं, आई होप कि आप बुरा नहीं मानेंगी। रुद्राक्ष को प्यार भरी निगाहों से देखते हुए सोफिया ने हल्की सी हंसी निकालने के लिए अपना मुंह ढक लिया। चैप्टर 185 मनाली शहर रुद्राक्षी का नया रूप। रात के 8 बजे मेक्सिको शहर से बहुत दूर, जहां पर चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ थे, थोड़ी बहुत बर्फबारी हो रही थी और वहां पर ब्लैक मर्सिडीज कार लगातार चल रही थी। तभी एक लड़की की उखड़ी हुई और गुस्से भरी आवाज आती है, रुद्राक्ष तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो? अभी मुझे बहुत काम था। रुद्राक्ष, जो कि कब से प्यार से रुद्राक्षी को ही निहारे जा रहा था, वह रुद्राक्षी की बात सुनकर कोल्ड एक्सप्रेशन से कहता है, मैंने तुम्हें बताया था रुद्राक्षी, मनाली शहर में मुझे कुछ दिनों का जरूरी काम है, तब तक मैं चाहता हूं तुम मेरे पास मेरे साथ रहो। तभी रुद्राक्षी थोड़े गुस्से में कहती है, रुद्राक्ष मेरी पूरी फैमिली ग्रीन सिटी में है और तुम चाहते हो मैं ये ट्रिप तुम्हारे साथ एंजॉय करूं। मुझे अपनी फैमिली की पूरी फिक्र है और मैं उन्हें छोड़कर किसी भी ट्रिप पर नहीं रुक रही हूं। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के होठों पर उंगली रखकर, शी डार्लिंग, मुझे पता है तुम्हें अपनी फैमिली की कितनी चिंता है, इसलिए वह भी हमारे साथ ही आ रहे हैं। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। वह शॉक्ड एक्सप्रेशन से अपनी घड़ी की तरफ देखती है जिसमें रेड कलर की लाइट जल रही थी, जिसमें लिखा था, हम अगले हफ्ते तुम्हारा इंतजार करेंगे, हमको हर हाल में ये मिशन पूरा करना है। ये पढ़कर रुद्राक्षी के माथे की नसें खींच जाती है। वह रुद्राक्ष को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, रुद्राक्ष पारस ने मुझे फाइटिंग के लिए चैलेंज किया है। मैं इस तरह से उसे बिना लड़े रहूंगी तो मेरी इमेज पर कितना असर पड़ेगा, और मैं पहले ही पढ़ाई में बहुत पीछे हूँ और पीछे नहीं रहना चाहती हूँ। जिस पर रुद्राक्ष रुद्राक्षी की बात को इनकार करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी पढ़ाई को लेकर सब सोच लिया है, तुम बस मेरे पास रहो। न चाहते हुए भी रुद्राक्षी को सिर में हाँ हिला देती है। आखिर वह अपने इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। कुछ ही देर में वह सभी गाड़ियां एक विला के आगे रुकती है। रुद्राक्षी गुस्से में उस कार से निकलकर सीधे रूम में चली जाती है। रुद्राक्ष की ये दादी देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। विशाखा जी दादी को शांत करते हुए कहती है, माँ जी बच्चों के बीच की बात है, छोड़िए न, रात बहुत हो चुकी है, आप भी चलो, आराम करना चाहिए रूम में। रात के 1 बजे तुम्हें सोना है तो कहीं और सो जाओ, यह मेरा बेड है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही सोने वाला हूँ, रुद्राक्ष ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराकर रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर एक झटके में सारी ब्लैंकेट लेकर खुद को कवर किया और अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। रुद्राक्ष हैरान था। रुद्राक्षी की हरकत देख वह रुद्राक्षी को बेड से धक्का देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि उसे रुद्राक्षी की आवाज सुनाई दी, सोचना भी मत, डेट का नंबर है मेरे पास। रुद्राक्ष को रुद्राक्षी पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। आज के लिए उसका दिमाग वैसे ही बहुत ज्यादा थक गया था। वह उससे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। वह रुद्राक्षी के साथ एक बेड पर सो भी नहीं सकता था, इसीलिए रुद्राक्ष उठा और रूम में ही मौजूद सोफे की तरफ चला गया। रुद्राक्ष के रूम का सोफा भी बड़ा था, पर रुद्राक्ष की हाइट थोड़ी बड़ी थी। रुद्राक्ष ने गुस्से में अपना लैपटॉप बंद किया और सोफे पर सो गया। वह लगातार रुद्राक्षी को अपनी प्यार जाने वाली नजरों से घूर रहा था। रुद्राक्षी को भी महसूस हो रहा था कि रुद्राक्ष उसे ही घूर रहा है। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। ऐसे ही कब रुद्राक्ष को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह रुद्राक्षी की आंख लगभग सुबह की 8 बजे खुली। उसने अपने अगल-बगल देखा तो पूरे रूम में कहीं पर भी रुद्राक्ष नहीं था। ये देखकर रुद्राक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, सुबह सुबह ही पता नहीं कहाँ चले गए। रुद्राक्षी ने अंगड़ाई ली। जैसे ही रुद्राक्षी की नजर घड़ी पर पड़ी उसकी आंखें हैरानी में फैल गई। आज फिर से लेट हो जाऊंगी, उस जाह्नवी की बच्ची की जुबान ही काली है, इसलिए तो हर बार में लेट हो जाती हूँ, रुद्राक्षी ने जाह्नवी को कोसते हुए कहा और फिर जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। वही हमारा रुद्राक्ष जब वापस जिम से अपने रूम में आया, रुद्राक्ष की पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। उसने अपने अपर बॉडी पर कुछ भी पहन नहीं रखा था, सिर्फ नीचे एक ब्लैक कलर का शॉर्ट्स पहन रखा था। तभी रुद्राक्षी भी रूम के अंदर आई। रुद्राक्षी की नजर रुद्राक्ष पर पड़ी। रुद्राक्ष के 6 पैक्स देखकर वह एक तक रुद्राक्ष को ही घूरने लगी। रुद्राक्ष की बॉडी बहुत अच्छी थी, उसकी बॉडी पसीने की वजह से शाइन कर रही थी।
रुद्राक्षी लालची नजरों से रुद्राक्ष को भी घूरे जा रही थी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखा जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उस पर अभी कूद जाएगी। रुद्राक्षी की नजरों से रुद्राक्ष के गाल लाल हो गए और उसे प्यार भी बहुत आ रहा था, पर उसे पता था उसे ये सब अभी बहुत दिनों तक झेलना है। उसने अपने ससुर से वादा किया है जिसे रुद्राक्षी को नहीं बता सकता। रुद्राक्षी को इग्नोर करते हुए अपने कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ चला गया। वहीं रुद्राक्षी अभी भी रुद्राक्ष के ही ख्यालों में थी। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा, कितना सॉलिड हस्बैंड मिला है। शादी चाहे कैसे भी हुई हो पर हुई एकदम राइट बंदे से है। ये कहते हुए रुद्राक्षी मुस्कुराने लगी। रुद्राक्षी से तैयार होने लगी। उसने एक वाइट कलर की पेंट के ऊपर ब्लैक कलर के क्रॉप टॉप साथ में ब्राउन कलर जैकेट पहन रखी थी। रुद्राक्षी ने अपने बालों की एक पोनी बनाई पर उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप अप्लाई नहीं किया। हाथ में वॉच। तभी रुद्राक्षी की नज़र उसके मंगलसूत्र पर पड़ी जो कि कल ही उसने आते हुए रुद्राक्ष ने पहनाया था। उस मंगलसूत्र की तरफ देखते हुए रुद्राक्षी कुछ सोचने लगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने मंगलसूत्र को निकाला और उसमें कुछ और चैन को ऐड करके अपनी कमर में उसे पहन लिया। रुद्राक्षी ने खुद से कहा, मुझे पता है ये गलत है पर अभी के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इससे मैं खुद से दूर भी नहीं कर सकती और सबको दिखा भी नहीं सकती। रुद्राक्ष बाहर आया। रुद्राक्षी को देखकर कुछ पल के लिए तो रुद्राक्ष उसे देखता ही रह गया। रुद्राक्षी बहुत प्रोफेशनल लग रही थी। उसने अपनी नजरें रुद्राक्षी से हटाई और तैयार होने लगा। रुद्राक्षी को आज लेट हो रहा था इसलिए उसने रुद्राक्ष से कोई भी बात नहीं की और सीधी वहां से निकल गई। हॉल में आकर रुद्राक्षी में बटलर से एक कार की चाबी मांगी और फिर कार लेकर विला से बाहर निकल गई। वहीं रुद्राक्ष यही सोच रहा था कि रुद्राक्षी आज सुबह सुबह कहाँ जा रही है। रुद्राक्ष ने अपने नकुल को फोन किया और उन्हें रुद्राक्षी के पीछे लगे रहने के और पल पल की खबर उसे देने के लिए बोला। रुद्राक्षी एक वाइट कलर की नॉर्मल कार ही ली थी। वह अभी किसी को बताना चाहती थी कि वह कहाँ है। रुद्राक्षी ने अपने फोन पर किसी को कॉल किया। तुमने सारे कैमरा बंद कर दिए हैं ना? रुद्राक्षी ने कॉल पर पूछा। रुद्राक्षी की बात सुनकर दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, हाँ काम हो गया है और आपका सामान भी अभी एक लड़का आपकी कार में रखकर चला जाएगा। ओके, रुद्राक्षी ने कहा और कॉल कट कर दिया। तभी रुद्राक्षी ने देखा एक लड़का उसकी कार की तरफ आ रहा है। ये देखकर रुद्राक्षी ने तुरंत बैंक सीट का ग्लास खोल दिया। उस लड़के ने एक पैकेट कार के अंदर रखा और फिर वहां से चला गया। उस लड़के ने यह ऐसे किया जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। रुद्राक्षी ने उस पैकेट को खोला और उसमें से गन निकालकर अपनी पैंट की बैक साइड में डाल दी। फिर कार से बड़े ही स्टाइल के साथ उतरकर अपने कपड़ों को ठीक किया। उसने अपनी आंखों पर चश्मे लगाए और कैफे के अंदर चली गई। वो पूरा कैफे खाली था। वहां पर सिर्फ सोफे पर 3 लोग बैठे थे। रुद्राक्षी को पहले ही लगा था कि ऐसा ही होगा। रुद्राक्षी को देखते ही सोफे एक लड़का खड़ा हुआ और उसने रुद्राक्षी के पास जाकर धीरे से कहा, तुम आज भी लेट हो। उस लड़के की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखकर कहा, आई एम योर बॉस। रुद्राक्षी की बात सुनकर अक्षय ने मुंह बनाते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। इस वक्त तो रुद्राक्षी को कुछ भी नहीं कह सकता था। अभी रुद्राक्षी बॉस के मूड में थी। वह अभी रुद्राक्षी दोस्त का दोस्त नहीं बल्कि असिस्टेंट था। चैप्टर 186 ड्रिग्स लड़कियों की तस्करी। ये लड़की कहाँ है? बॉस यही है लॉयर रुद्राक्षी शर्मा। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 27 साल होगी उसने अपने पास में ही बैठे आदमी से कहा। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर उस आदमी ने आती रुद्राक्षी की तरफ देखा। वह रुद्राक्षी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए उस आदमी के होठों पर एक ललचाई मुस्कान आ गई। रुद्राक्षी अंदर आई। उसके पीछे पीछे अक्षय भी आ गया। रुद्राक्षी ठीक उस आदमी के सामने बैठ गई। उसने अपना चश्मा उतार मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर मलिक। गुड मॉर्निंग मिस शर्मा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगा नहीं था आप इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। इतनी खूबसूरत होकर भी आप ये कानूनी चक्करों में कहाँ फंस गई? अगर आप कहें तो मैं आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा सकता हूं, मिस्टर मलिक ने कहा। उस आदमी की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, नो थैंक्स मिस्टर मलिक, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप बताएं आप मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? मिस्टर मलिक ने कहा। रुद्राक्षी के सामने जो आदमी बैठा था उसका पूरा नाम संजय मलिक। यह मनाली के बहुत से बार और पब्स का मालिक था। इसके और भी कुछ बिजनेस थे।
रुद्राक्षी ने एक फाइल मिस्टर मलिक के सामने रखते हुए कहा, मिस्टर मलिक, हमारे पास कंप्लेंट आई है कि आप अपने बार में ड्रग्स बेच रहे हैं और भी वहां पर बहुत से गलत काम हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वहां से कुछ लड़कियां गायब हुई हैं। बस इसी मामले में मुझे आपसे मिलना था। संजय मलिक ने रुद्राक्षी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है मिस रुद्राक्षी, हमारे बार में ऐसा कुछ नहीं होता है। और जहां तक बात रही लड़कियों के गायब होने की, तो वह शराब के नशे में किसके साथ चली जाती हैं, फिर उनके साथ क्या होता है और क्या नहीं, इसकी खबर हम तो नहीं रख सकते ना। मिस्टर मलिक की बात सुनकर रुद्राक्षी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। मिस्टर मलिक को भी अपने आसपास बहुत ठंडक महसूस होती है, पर रुद्राक्षी जितना हो सके अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती। अक्षय ने भी रुद्राक्षी की तरफ देखा, वह यही कोशिश कर रहा था कि रुद्राक्षी को गुस्सा न आए। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए मिस्टर मलिक से कहा, हमें आपके खिलाफ कुछ सबूत भी मिले हैं जिसके बेसिस पर केस फाइल हो चुका है और अगले फ्राइडे को कोर्ट में हियरिंग है। अगर आप कोर्ट में मौजूद नहीं हुए तो पुलिस खुद आपको कोर्ट लेने के लिए आएंगे। उम्मीद करती हूं आप जरूर वहां पर आएंगे और अपने गुनाहों को कबूल भी करेंगे। ये कहकर रुद्राक्षी सोफे से खड़ी हुई और फिर अपना चश्मा लगाकर बाहर की तरफ जाने लगी। तभी उसे मिस्टर मलिक की आवाज सुनाई दी, मिस रुद्राक्षी शर्मा, तुम जैसी पता नहीं कितने ही लोग आते हैं जिनको मैं ठिकाने लगा चुका हूँ। मेरा ड्रग्स और लड़कियों का धंधा बहुत पुराना है और आज तक जो भी मेरे धंधे के बीच में आया है उसको मैंने अपने रास्ते से हटा दिया है। तो तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम अपने इस केस को वापस ले लो और सब भूल जाओ। मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की की जान नहीं लेना चाहता, बस तुम्हें उसके बदले मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। मलिक ने हवस भरी नजरों से रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्षी की आंखें तुरंत लाल हो गई। रुद्राक्षी का मन कर रहा था वो खुद ही इस आदमी की जान ले ले। संजय की बात सुनकर रुद्राक्षी की आंखों में गुस्सा आ गया। मिस्टर मलिक की बात सुनकर वह अपनी अपनी जगह पर रुकी। उसने तुरंत अपने पीछे से गन निकाली और सीधे मिस्टर मलिक के पास जाकर उसके कंधे पर गोली चला दी। एक दर्द भरी चीख पूरे कैफे में गूंज गई। जो कि मिस्टर मलिक की थी, वह अविश्वास से रुद्राक्षी की तरफ देख रहे थे। यही हाल उनके असिस्टेंट का भी था। अभी तक तो कैसे रुद्राक्षी उनसे मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हें पता नहीं है तुम किसके साथ उलझने की कोशिश कर रही हो। मेरे कितने बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं दिन के उजाले में तुम्हें गायब करवा सकता हूं। मलिक ने गुस्से में रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा। उसका असिस्टेंट उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। रुद्राक्षी मुस्कुराई। उसका वह खूबसूरत चेहरा मुस्कुराते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने मिस्टर मलिक के पास जाकर उसके सर पर गन रख कहा, मुझे गायब करने की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी इस दुनिया से ही 9-2-11 कर दूंगी, फिर करते रहना गायब, रुद्राक्षी ने कहा। और वह जैसे ही गन का टिगा दबाने वाली थी, अक्षय ने उसे रोक लिया। वही मिस्टर मलिक और उनके असिस्टेंट तो डर से कांपने लगे थे। उन्हें नहीं लगा था कि यही लड़की कुछ इस तरह की होगी। अब उनको कहाँ पता था हमारी रुद्राक्षी असल में कौन था जो वीकेंड टैबलेट के ऊपर चलती थी, पर उसके खुद के भी कुछ लॉ थे जिनको वह सबसे ऊपर रखती थी। रुद्राक्षी, अभी हमारा काम नहीं हुआ है, अक्षय ने कहा। रुद्राक्षी ने गहरी सांस ली, फिर वह सोफे पर बैठ गई और उसने मिस्टर मलिक और उसके असिस्टेंट की तरफ देखकर कहा, अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी क्लब से एक लड़की गायब हुई थी जिसकी उम्र लगभग 18 साल रही होगी। उसका नाम अंजलि था। कहाँ पर है वो? ये कहते हुए रुद्राक्षी ने एक फोटो निकालकर उनके सामने रखी। उस फोटो को देखकर मिस्टर मलिक ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। मलिक और उसके असिस्टेंट के चेहरे पर पसीना आ गया। ये देखकर रुद्राक्षी को बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्राक्षी ने एक और गोली सीधे मलिक के असिस्टेंट के पैर में चलाई। असिस्टेंट के पैर से खून बहने लगा, वह कांपने लगा था। रुद्राक्षी ने गन से अपने माथे को रब करते हुए कहा, लगता है तुम्हें मेरी दी इज्जत पसंद नहीं आ रही। यह कहकर रुद्राक्षी ने वो गन उस असिस्टेंट के सिर की तरफ पॉइंट कर दी। वह लड़की अभी हमारे गोडाउन में है, असिस्टेंट ने डरते हुए कहा। डर के कारण उसके मुंह से सच निकल गया था। मलिक गुस्से में अपने उस बेवकूफ असिस्टेंट को देख रहा था जो इतनी जल्दी हार मान गया। रुद्राक्षी ने अक्षय की तरफ देख कहा, चुपचाप बताओ तुम्हारी गोडाउन्स कहाँ कहाँ पर है और तुम हम लोगों के और क्या क्या इनलीगल काम है। ये कहते हुए रुद्राक्षी ने अपनी गन से एक बार फिर मलिक के दूसरे कंधे पर गोली चला दी। चैप्टर 187 परिवार की सुरक्षा के लिए रुद्राक्षी ने पुलिस सीक्रेट जॉब एक्सेप्ट करना, चोर 40,000 का नुकसान।
रुद्राक्षी के डर के कारण मलिक और उसके असिस्टेंट ने सब कुछ रुद्राक्षी को बता दिया। उन लोगों को नहीं पता था कि उनकी सारी बातें अक्षय के फोन में रिकॉर्ड हो रही थी। अक्षय ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी जिसमें उन दोनों के चेहरे भी साफ दिखाई देने लगा। रुद्राक्षी ने अक्षय की तरफ देखा। अक्षय ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। रुद्राक्षी ने कुछ सोचा और फिर अपने सर पर वहीं पर ही पड़े एक क्यूब से दे मारा जिससे अवनी के माथे से हल्का खून निकलने लगा। ये देखकर अक्षय ने हैरानी में कहा, रुद्राक्षी तुम पागल हो गई क्या? ये क्या कर रही? रुद्राक्षी ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी उस कैफे का दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आए। उन लोगों को देखकर अक्षय की तरफ देखा। रुद्राक्षी जी, इन लोगों को गोली कैसे लगी? उन्हीं में से एक लड़के ने पूछा जिसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी। उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह ऑफिसर हो। ऑफिसर मान, इन दोनों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये सब करना पड़ा, रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑफिसर मान ने रुद्राक्षी की बातें तो सुनी पर वह उसको बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें भी रुद्राक्षी के साथ काम करते हुए बहुत टाइम हो गया था। क्या सच में ऐसा ही है? ऑफिसर मान ने शक करते हुए रुद्राक्षी से पूछा। तो रुद्राक्षी ने मासूमियत से कहा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप मेरे असिस्टेंट से पूछ लीजिए, वरना आप यहाँ के कैमरे भी चेक कर सकते हैं और मुझे ये चोटें भी इन्हीं की वजह से लगी है। ये कहकर रुद्राक्षी उन्हें अपने सिर में लगी चोट दिखाने लगी। अब जाकर अक्षय मलिक और उसके असिस्टेंट को समझ में आया रुद्राक्षी ने क्यों खुद को चोट पहुंचाई थी। मान ने भी रुद्राक्षी के मासूम चेहरे को देखकर उस पर विश्वास कर लिया। वह और कुछ कर भी नहीं सकता था। आखिर आज रुद्राक्षी की वजह से ही उसके हाथ मलिक जैसा क्रिमिनल लगा था जिसके पीछे वह सब लोग कब से थे, पर उनको कोई सबूत उन्हें नहीं मिले थे। वहीं रुद्राक्षी की बातें सुनकर मलिक और उसका असिस्टेंट तो हैरान था। उन्होंने पुलिस से कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है, हमने इस पर कोई हमला नहीं किया था, इसने ही हम पर ऐसे गोलियां चलाई फिर खुद ही अपना सिर भी फोड़ लिया। रुद्राक्षी ने अपनी खा जाने वाली नजरों से मलिक की तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम क्रिमिनल्स की बात पुलिस ऑफिसर सुनेंगी? यह कहकर रुद्राक्षी ने एक बार फिर मान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अब आपके पास सबूत है, अब आप इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, अब कोर्ट में मिलते हैं। रुद्राक्षी की बात सुनकर ऑफिसर मान भी मुस्कुरा दिए क्योंकि जिन सबूतों के लिए कब से तलाश कर रहे थे वह आज उन्हें मिल ही गए थे। वह मलिक के पीछे बहुत दिनों से थी पर मलिक किसी न किसी तरह हमेशा उनसे छूट जाता, पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। उनके पास मलिक के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत थे। जाने से पहले अवनी ने मान की तरफ देखा और कहा, ऑफिस मान, मैं सब आपके भरोसे छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे पर मुझे अंजलि सही सलामत चाहिए। उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से मैंने केस यह लिया है। रुद्राक्षी की बात सुनकर ऑफिसर मान ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसके बाद रुद्राक्षी और अक्षय वहां से निकल गए। रुद्राक्षी, तुम बिल्कुल पागल हो, अगर पुलिस ने सीसीटीवी देखा तो उन्हें सब सच पता चल जाएगा और तुम्हारी वजह से उन दोनों को कुछ हो जाता तो। अक्षय के सवाल सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी जगह पर रुककर अक्षय की तरफ देखा और फिर कहा, उन्हें कुछ नहीं होता और जहां तक सीसीटीवी की बात रही तो उन्हें वहां से कुछ नहीं मिलेगा। सारे कैमरा मैंने पहले ही बंद करवा दिए थे, किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। तो तुम भी चिंता करना बंद करो और थोड़ा ऐश करो, भूलो मत मनाली। मैंने ये पुलिस सीक्रेट डिटेक्टिव नौकरी क्यों चुनी है? मेरे किसी अपने की जान खतरे में है और मुझे अपने दुश्मन का रिकॉर्ड यही मिल सकता है। ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। मेरे पिता के असली माँ बाप का कुछ भी नहीं पता। अगर मेरी फैमिली को इतनी सी भी चोट आए तो मैं उस इंसान की जिंदगी मौत से भटर कर दूंगी। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष हैरान था। उसकी यह बॉस बहुत बड़ी वाली साइको थी। रुद्राक्षी जो एक हत्यारी थी वह ऐसे पुलिस के संपर्क में रहकर कैसे काम कर सकती है? इससे उसकी जान भी जा सकती है और बार बार अपने काम के लिए उन लोगों से मुसीबत हो सकती है। अक्षय को सोच में खोया देखकर रुद्राक्षी कहती है, तुम सब कुछ संभाल लेना और कुछ जरूरी हो तो मुझे फोन करना, अभी मैं थोड़ा बिजी हूं तो मैं कुछ दिनों तक कुछ भी हैंडल नहीं आ पाऊंगी। रुद्राक्षी ने अक्षय से कहा, मुझे लगता है हमें छोटा सा ऑफिस बनाने की जरूरत है जिसे मेरी आइडेंटिटी जहां तक है छुपा सकूं।
ठीक है, पर तुम बिजी कहाँ पर हो? अक्षय ने पूछा। रुद्राक्षी अक्षय को कोई जवाब देती उससे पहले उसने देखा एक लड़का बाइक पर वहां से भाग रहा था। उसके ठीक पीछे एक लड़की भी चोर चोर करती उसके पीछे भाग रही थी। उस बाइक वाले लड़के के हाथ में एक पर्स था जो कि शायद उस लड़की का ही था। रुद्राक्षी को समझने में देर नहीं लगी कि आखिर वहां पर चल जा रहा है। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक गेम खेलते हैं। उसकी बात सुनकर कंफ्यूजन में रुद्राक्षी तरफ देखने लगा। रुद्राक्षी ने अपनी एक आंख बंद की और फिर अपने फोन को सीधे उस बाइक वाले लड़के की तरफ दे मारा। ये देखकर अक्षय की आंखें हैरानी में बाहर आने को तैयार थी। वहीं रुद्राक्षी का फोन सीधे उस बाइक वाले लड़का ए के मुंह पर लगा, जिससे उसका कंट्रोल बाइक पर से खो गया और वह सड़क पर गिर गया। रुद्राक्षी उस लड़के के पास गई। उसने अपना एक पैर उस लड़के के हाथ पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर इतना ही भागने का शौक है तो रेस करो, चोरी नहीं। उस लड़की ने जल्दी से आकर उस लड़के से अपना पर्स लिया और अवनी को थैंक यू कहा। रुद्राक्षी ने उस लड़के के हाथ को जोर से प्रेस कर कहा, भगवान ने ये दो हाथ चोरी करने के लिए नहीं दिए हैं, इनसे कुछ काम किया करो। अक्षय पुलिस को लेकर आ गया। वो उस लड़के को लेकर वहां से चले गए। अक्षय ने रोड पर पड़ा अवनी का फोन उठाया जो पूरी तरह फुट गया था। अक्षय ने उस फोन की तरफ देख हैरानी में रुद्राक्षी से कहा, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है या तुम वंसल परिवार की बहू हो जो तुम ऐसे अपने फोन को तोड़ रही हो? अक्षय की बात सुनकर ने अपने मन में कहा, गलती से ही सही, इसने बोला बिल्कुल सही है। अगर हमारे अक्षय बाबू को सच पता चल जाता तो आज उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाता। रुद्राक्षी ने कहा, वो मुझे उस वक्त कुछ समझ आया और मैंने जल्दबाजी में गलती से अपना फोन उसकी तरफ फेंक दिया। अक्षय ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, रुद्राक्षी ही 40,000 की गलती कर सकती है। चैप्टर 188 जिज्ञासा का रुद्राक्ष की जिंदगी में जिज्ञासा की एंग्री और नोकझोंक। रुद्राक्षी उस लड़के के पास गई। उसने अपना एक पैर उस लड़के के हाथ पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर इतना ही भागने का शौक है तो रेस करो, चोरी नहीं भी। उस लड़की ने जल्दी से आकर उस लड़के से अपना पर्स लिया और रुद्राक्षी को थैंक यू कहा। अवनी ने उस लड़के के हाथ को जोर से प्रेस कर कहा, भगवान ने ये दो हाथ चोरी करने के लिए नहीं दिए हैं, इनसे कुछ काम किया करो। अक्षय पुलिस को लेकर आ गया। वो उस लड़के को लेकर वहां से चले गए। अक्षय ने रोड पर पड़ा रुद्राक्षी का फोन उठाया जो पूरी तरह टूट गया था। अक्षय ने उस फोन की तरफ देख हैरानी में रुद्राक्षी से कहा, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है या तुम वंसल खानदान की बहू बन गई हो जो तुम ऐसे अपने फोन को तोड़ रही हो? अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपने मन में कहा, गलती से ही सही, इसने बोला बिल्कुल सही है। अगर हमारे अक्षय ठाकुर को सच पता चल जाता तो आज उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाता। रुद्राक्ष उसे किस मकसद से यहाँ लेकर आया है, ये रुद्राक्षी के लिए सिर्फ रहस्य बनकर रह गया है। रुद्राक्षी ने कहा, वो मुझे उस वक्त कुछ समझ आया और मैंने जल्दबाजी में गलती से अपना फोन उसकी तरफ फेंक दिया। अक्षय ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, मिस शर्मा ही 40,000 की गलती कर सकती हैं। रुद्राक्षी ने अक्षय की तरफ देखा और फिर उससे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारा बातें बनाना हो गया है तो अभी कुछ काम भी कर लो, वरना तुम्हारी जो ट्रेनिंग है उसमें से बातें बनाने के अलावा भी कुछ काम है। रुद्राक्षी की बात सुनकर अक्षय ने मुंह बना दिया और फिर वहां से 9-2-11 हो गया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था अगर रुद्राक्षी ने एक बार और उसे घूरा तो वह जरूर उसको अपनी स्किल्स फील्ड में नहीं ले जा सकती देंगी। दूसरी तरफ एक बिल्डिंग जो आसमान में बादलों को छू रही थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में वंसल कॉरपोरेशन लिखा हुआ था, वह इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन थी जहां से पता नहीं कितने ही लोगों का घर चलता है। उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रुद्राक्ष अपनी चेयर पर बैठा सामने की तरफ देख रहा था। वह अपनी चेयर को इधर उधर घुमा रहा था। रुद्राक्ष के कैबिन इटालियन स्टाइल में बना हुआ था, जिसका इंटीरियर ग्रे एंड व्हाइट कलर का था, जिसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनकी कीमत पता नहीं कितने ही करोड़ों में होगी। रुद्राक्ष लगातार अपने सामने वाली वॉल को देखा जा रहा था जहां से रुद्राक्षी का चेहरा दिखाई दे रहा था। रुद्राक्ष ने आकाश से कहकर नकुल बिकी को रुद्राक्षी के पीछे लगवा दिया था, जो सुबह से रुद्राक्षी की एक एक हरकत पर नजर रखे थे और रुद्राक्ष को सब बता रहे थे। रुद्राक्ष ने देखा था कैसे रुद्राक्षी ने मलिक और उसके असिस्टेंट पर गोली चलाई और उस पर ही अटैक करने का इल्जाम भी लगा दिया। रुद्राक्ष लगातार रुद्राक्षी के उस चेहरे की तरफ देखे जा रहा था जिसके एक्सप्रेशंस बार बार बदल रहे थे। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, और कितने रंग हैं तुम्हारे?
आकाश भी ठीक रुद्राक्ष की साइड में खड़ा सब देख रहा था। रुद्राक्षी के एटीट्यूड से आकाश काफी इम्प्रेस हो गया। आकाश ने बहुत से लॉयर और फाइटिंग गर्ल्स को देखा था, पर रुद्राक्षी का ऑरा उन सब से अलग थी। वह वेकेन कवीन टैबलेट थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए एक तरफ देखा जहां से रुद्राक्ष का आदमी वीडियो कॉल पर रुद्राक्षी की सारी हरकतें रुद्राक्ष को दिखा रहा था। रुद्राक्ष ने जब रुद्राक्षी को उस फोन की तरह देखते देखा तो उसके चेहरे पर एक तेज मुस्कान आ गई। वह अच्छे से समझ गया था कि रुद्राक्षी को पता लग गया है कि उसने अपने आदमियों को उसके पीछे लगाया है। रुद्राक्ष में सामने स्क्रीन की तरफ देखते हुए ही आकाश से पूछा, क्या तुमने हमारी प्रोफेशनल आदमी को नहीं भेजा था? कि बात सुनकर आकाश ने कहा, सर सभी बॉडीगार्ड्स अपनी ड्यूटी पर है, बाकी के बॉडीगार्ड्स मिशन के लिए इंडिया से बाहर गए हुए हैं। नकुल, विकी, सारा बिजनेस मैक्सिको शहर से मनाली शिफ्ट कर रहे हैं, उनको आने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने कुछ इंटर्न को ही मैडम के पीछे भेज दिया। रुद्राक्षी ने अपने टूटे हुए फोन की तरफ देखा और फिर से उसे लेकर वहां से कार लेकर वापस चली गई। सर, क्या हमें उनके पीछे जाए? कॉल पर उस आदमी ने पूछा। आकाश ने रुद्राक्ष की तरफ देखा। रुद्राक्ष ने कोल्ड वॉइस में कहा, नो। आकाश ने उस आदमी को इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर कॉल कट कर दिया। घर का काम पूरा हो गया। वह रुद्राक्ष के कैबिन से बाहर चला। एक बार फिर रुद्राक्ष के केबिन का दरवाजा खुला। रुद्राक्ष ने जब अपना चेहरा उठाकर देखा तो वहां पर जिज्ञासा खड़ी थी। मानिक ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जरूर जिज्ञासा ही आई होगी, क्योंकि उसके अलावा और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बिना नॉक किए उसके केबिन के अंदर आ जाए। जिज्ञासा रुद्राक्ष की मां विशाखा की फ्रेंड की बेटी थी, जो अक्सर रुद्राक्ष से शादी करने के सपने देखती थी। विशाखा जी ने रुद्राक्ष जिज्ञासा के रिश्ते की बात भी की थी, लेकिन दादी ने ये कहकर मना कर दिया कि मिस्टर वंसल की ये आखिरी इच्छा थी कि रुद्राक्ष की शादी शर्मा फैमिली में ही हो। ये सुनकर जिज्ञासा और विशाखा ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ जब तक दादी की चली। उसके केबिन के बाहर बहुत से बॉडीगार्ड और धैर्य हमेशा खड़ा रहता था, जिससे कोई भी उसके केबिन में आसानी से नहीं आ सकता, सिवाय जिज्ञासा को छोड़कर। यहाँ तक कि रुद्राक्ष के फैमिली मेंबर्स को भी अंदर जाने से पहले आकाश को बताना पड़ता था और जे से परमिशन लेकर किसी को अंदर भेजता, पर यह रूल केवल जिज्ञासा पर ही अप्लाई नहीं होता था। जिज्ञासा ने एक येलो कलर की ड्रेस पहन रखी थी जिसमें फ्लावर का प्रिंट लगा था। भी उसने अपनी आंखों पर चश्मे लगा रखा था उसने, और बालों का एक बनन बना रखा था। ने जिज्ञासा की तरफ देखा। जिज्ञासा ने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए रुद्राक्ष से कहा, आई एम सॉरी रुद्राक्ष, मुझे पता है मुझे कल ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले तुम्हारी सारी बातें सुननी चाहिए थी, पर मैं क्या करती। वह सब सुनने के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी, मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया। रुद्राक्ष ने जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा, मुझे पता है, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की बात सुनकर जिज्ञासा रुद्राक्ष के पास आई। उसने रुद्राक्ष से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे आखिर तुमने उस लड़की से शादी क्यों की थी? एक बार फिर यह कहते हुए जिज्ञासा की आंखें नम हो गई थी। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली। अपनी चेयर से खड़े होकर जिज्ञासा की आंखों में आंसू को साफ करते हुए कहा, मैंने उससे शादी की क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने शादी की सारी बातें जिज्ञासा को बता दी। जिज्ञासा जैसे जैसे रुद्राक्ष की बातें सुन रही थी वह हैरान होती जा रही थी। सच में वह लड़की कुछ ज्यादा ही चालाक थी। जिज्ञासा ने हैरानी भी रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है रुद्राक्ष, मुझे लगता है ये कुछ गलत इरादे से तुम्हारे पास आई है और उसने तुमसे शादी की है। जैसे ही जिज्ञासा की बात सुनता है रुद्राक्ष की आंखें कोल्ड हो जाती है। उसकी आंखों में एक अलग तरह का जंगलीपन था। वह अपनी आवाज जो नरमाई थी उससे हटाकर रूड आवाज में कहता है, जिज्ञासा, तुमको मैं अपनी बहन मानता हूँ, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम मेरी पत्नी के बारे में एक भी लफ्ज कहे। आज के बाद मेरी इजाजत के बिना मेरी कंपनी में आना नहीं। फिर आकाश को कॉल कर जिज्ञासा को केबिन से बाहर निकालने के लिए कहता है। वही जिज्ञासा जैसे इन सब से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, वह जैसे ही होश में आती है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह गुस्से से कहती है, रुद्राक्ष, वो औरत तुम्हारी वाइफ बनने के लायक नहीं है, वो मैं हूँ जो तुम्हारे लायक हूँ। तुम उस लड़की के लिए अपने बचपन के फ्रेंड के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आकाश जिज्ञासा की बात खत्म होने से पहले उसे बाहर निकलवा देता है।
रुद्राक्ष एक गहरी सांस ली और फिर अपने केबिन की ग्लास विंडो के पास जाकर कहा, मुझे अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता है मम, मैं अभी भी पता करने की कोशिश कर रहा हूं, पर धीरे धीरे सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। तब तक के लिए आकाश तुम्हें मैं सब कुछ हैंडल करना ही पड़ेगा, मुझे पता है तुम्हारे लिए है सब बहुत मुश्किल है, पूरा अंदर हत्यारे उसकी तरफ ही है। आकाश ने सीरियस होकर रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ रुद्राक्ष, बस कुछ समय की बात है, उसके बाद तो रुद्राक्षी के जिंदगी से सब कुछ निकाल ही दोगे। एक बार फिर उस केबिन में सन्नाटा सा पसर गया। रुद्राक्ष ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और ग्लास विंडो पर अपना हाथ रखकर सामने दिख रहे पूरे मनाली शहर की तरफ देखते हुए सोचने लगा। दूसरी तरफ से जिज्ञासा बजाज कॉर्पोरेशन से बाहर आई, उसने अपने फोन में एक नंबर डायल किया और कॉल लगाया। दूसरी तरफ से जैसे ही किसी ने कॉल पिक किया, जिज्ञासा ने कहा, हेलो, मैंने पता कर लिया है उस लड़की ने रुद्राक्ष से शादी करने के लिए उसे कैसे किया, मैं जल्दी ही उस लड़की को रुद्राक्ष की लाइफ से बाहर निकाल दूंगी, उसके बाद हमारा मकसद पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहते हुए जिज्ञासा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, वह बस कैसे भी करके रुद्राक्षी को रुद्राक्ष से दूर करना चाहती थी। थोड़ी देर बात करने के बाद जिज्ञासा ने कॉल कट कर दिया, फिर वंसल कॉर्पोरेशन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। चैप्टर 189, रुद्राक्ष का रुद्राक्षी से मिलने के मना करना, रेसिंग स्किल्स। उसके बाद जिज्ञासा वहां से चली गई। वहीं रुद्राक्षी की कार वंसल कॉर्पोरेशन की पार्किंग में आकर रुकी। उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ देखते हुए रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं इतनी अमीर हो गई हूं। ये कहकर रुद्राक्षी हंसने लगी। उसके बाद वह कंपनी के अंदर गई। रुद्राक्षी को अच्छे से पता था जब तक वो रिसेप्शन पर बात ना कर ले वह कंपनी के अंदर नहीं जा सकती। रुद्राक्षी ने रिसेप्शन के पास जाकर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मुझे मिस्टर रुद्राक्ष वंसल से मिलना है। रुद्राक्षी की बात सुनकर उस लड़की ने रुद्राक्षी को ऊपर से नीचे तक देखा। रुद्राक्षी दिखने में बहुत प्रोफेशनल और खूबसूरत नजर आ रही थी, पर वो रिसेप्शनिस्ट खुद आज तक कभी रुद्राक्ष से नहीं मिली तो वह उसे क्या मिलवा दे। आई एम सॉरी मैम, पर हमें अभी तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि सीईओ से और मिलने के लिए कोई आने वाला है, रिसेप्शनिस्ट ने रुद्राक्षी से कहा। रुद्राक्षी कुछ सोचने लगी, उसके दिमाग में आइडिया आया। क्या आप उन्हें बता सकती है कि रुद्राक्षी शर्मा उनसे मिलने के लिए आए हैं, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी बात सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट ने कुछ सोचा। रुद्राक्षी की तरफ देखकर वह इतना तो समझ गई थी कि यह लड़की यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आई है, इसलिए उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और आकाश एल को फोन करके बता दिया कि कोई रुद्राक्षी नाम की लड़की बॉस से मिलने के लिए आए है। उस रिसेप्शनिस्ट को पूरा यकीन था कि रुद्राक्ष उस लड़की पर ध्यान तक नहीं देगा, क्योंकि रुद्राक्ष ऐसे ही किसी से मिलने के लिए नहीं आ सकता था। आखिर वह बंसल कॉर्पोरेशन का सीईओ जो था। आकाश ने रुद्राक्ष के केबिन पर नॉक किया। ये रुद्राक्ष ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी। तब आकाश ने केबिन में जाकर रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, बॉस मैडम यहाँ आए हैं। मैडमा, रुद्राक्ष ने कंफ्यूजन में पूछा। मानिक की बात सुनकर आकाश ने कहा, रुद्राक्षी मैम नीचे रिसेप्शन पर खड़ी है, उन्होंने कहा है कि वह आपसे मिलना चाहती है। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ सोचने लगा। उसने फिर आकाश से कहा, उससे बोल दो मैं उससे नहीं मिलना चाहता, ऑफिस से जा चुका हूं और उससे नहीं मिलना चाहता। रुद्राक्ष की बात सुनकर आकाश फिर वहां से चला गया। वह बस रुद्राक्ष के ही ऑर्डर फॉलो करता था। आकाश खुद रिसेप्शन के पास आया। रिसेप्शनिस्ट ने जब आकाश को नीचे देखा तो वह हैरानी हुई, क्योंकि उसने कंपनी ज्वाइन करने के 5 सालों में सिर्फ 5 बार ही आकाश को देखा था। उसकी वजह ये थी कि आकाश हमेशा रुद्राक्ष के आसपास ही रहता था और वह बहुत कम ही बाकी डिपार्टमेंट्स में जाया करता। आकाश ने देखा एक लड़की वहां सोफे पर बैठी है। उसे देखते ही धैर्य अच्छे से पहचान गया कि यही उसकी मैडम है। आकाश ने रुद्राक्षी के पास जाकर कहा, मैम बॉस आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं रुद्राक्ष सर का पर्सनल असिस्टेंट आकाश हूँ। आकाश ने अपना इंट्रोडक्शन रुद्राक्षी को देते हुए कहा। आकाश की बात सुनने के बाद रुद्राक्षी ने कुछ सोचकर पूछा, क्या रुद्राक्ष अभी भी ऑफिस में है? बॉस यहां से पहले ही निकल चुकी है, आकाश ने कहा। रुद्राक्षी ने आकाश को ओके कहा और फिर ऑफिस से बाहर आ गए। लगता है अब मिस्टर शर्मा से विला में ही मुलाकात होगी, पता नहीं इतना सड़ापन पर लेकर जाएंगे कहा। ऐसे ही चलता रहा तो कहीं हमारे बच्चे भी सड़े हुए ना हो, अवनी ने मुंह बनाते हुए खुद से ही कहा और फिर पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरह ही जाने लगी।
तभी उसने देखा रुद्राक्ष अपनी वीआईपी प्राइवेट लिफ्ट से बाहर आया। उसके पीछे ही उसके बॉडीगार्ड्स खड़े थे और आकाश भी वहां मौजूद था। रुद्राक्ष को देखते ही रुद्राक्षी की आंखें छोटी हो गई। रुद्राक्ष ऑफिस में ही था और उसने उससे झूठ कहा। रुद्राक्षी यही सोच रही थी कि तब तक रुद्राक्ष अपनी कार में बैठकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला भी गया था। जाने से पहले रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को एक लुक दिया, जैसे कह रहा हो कि मुझसे मिलना इतना भी आसान नहीं। मिस्टर हस्बैंड, अगर तुम अब यही चाहते हो तो यही सही, रुद्राक्ष ने एक डेविल मुस्कान के साथ कहा और फिर रुद्राक्षी कार में बैठकर रुद्राक्ष के कार के पीछे अपनी कार लेकर चली गई। रुद्राक्षी फुल स्पीड में अपनी कार ड्राइव कर रही थी। रुद्राक्ष की कार के पीछे उसके बॉडीगार्ड्स की कार चल रही थी। रुद्राक्षी ने उन कार्स को ओवरटेक किया और रुद्राक्ष की कार की तरह अपनी कार दौड़ा दी। बॉडीगार्ड्स को अच्छे से पता था ये कार उनकी मैडम की है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह रुद्राक्षी को रोके। रुद्राक्षी को अपने पीछे आता देखकर रुद्राक्ष ने ड्राइवर से कहा, फास्ट की स्पीड तेज कर दी। लगता है मेरे प्यारे हब्बी को कार रेसिंग कुछ ज्यादा ही पसंद है, रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी कार की स्पीड और बढ़ा दी। रुद्राक्ष का ड्राइवर रुद्राक्षी से आगे जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर रुद्राक्षी की ड्राइविंग स्किल देखकर वह हैरान रह गया। वह ड्राइवर एक प्रोफेशनल कार रेसर था और उसने कई साल वंसल फैमिली के अंदर मोदी। अपनी कार में बैठा रुद्राक्ष गुस्से में अपने ड्राइवर को घूर रहा था। ये ड्राइवर रुद्राक्ष के साथ पिछले 6 सालों से था। अब तक जितनी बार भी रुद्राक्ष पर अटैक हुआ था, हर बार इस ड्राइवर ने अपनी होशियारी और स्किल्स से दुश्मनों को चकमा दिया था। चैप्टर 190 रुद्राक्षी की दूरियां दादी से मिलने जाना। ड्राइवर को खुद पर शर्म आ रही थी, पर रुद्राक्षी की स्किल्स देखकर वह खुद भी अपने मैडम से इम्प्रेस हो गया। रुद्री के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने रुद्राक्षी की कार की तरफ देखते हुए कहा, इम्प्रेसिव। वह अपने ड्राइवर पर गुस्सा था, पर रुद्राक्षी की स्किल्स देखकर वो उससे इम्प्रेस भी हुआ। रुद्राक्षी बहुत टैलेंटेड थी कार रेसिंग में। रुद्राक्ष अपनी कार से बाहर आया और अपना ब्लेजर ठीक किया। रुद्राक्षी भी बड़े स्टाइल से अपनी कार से उतरी। उसने मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखा। रुद्राक्षी और रुद्राक्ष दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगे। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी पतिदेव, आगे से कभी मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना। मैंने जो आज किया है अगली बार उससे भी ज्यादा कुछ कर सकती हूँ। रुद्राक्ष ने अपनी पैंट की पॉकेट की जेब में हाथ डाल रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुराई। उसने रुद्राक्ष के थोड़ा करीब जाकर उसके कान में धीरे से कहा, आपने जो मेरे पीछे अपनी लो क्लास आदमी लगा रखा है उन्हें प्लीज हटा दीजिए, वरना जब दादी जी को पता चलेगा तो शायद आपके लिए अच्छा ना हो। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष उसे चूरन लगा। ये लड़की हर बार उसको हमेशा दादी जी की धमकी देती रहती है, इसका तो उसे कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को कोई जवाब नहीं दिया। रुद्राक्षी समझ गए कि रुद्राक्ष उसकी बात समझ गया है। उसके बाद रुद्राक्षी सीधे रुद्राक्ष की कार की तरफ जाने लगी। रुद्राक्षी जैसे ही कार का दरवाजा खोलने वाली थी, उसे रुद्राक्ष की आवाज सुनाई दी, यह मेरी कार है। हाँ, मुझे भी पता है, पर शायद आप भूल रहे हैं, हमें आज दादी जी से मिलने के लिए जाना है, रुद्राक्षी ने कहा और फिर वही मौजूद बॉडीगार्ड और आकाश की तरफ देखकर कहा, मेरी कार वापस विला छोड़ देना। ये कहकर रुद्राक्षी कार के अंदर एक मुस्कान के साथ बैठ गई। वही रुद्राक्ष कोल्ड लुक में रुद्राक्षी को घूरे जा रहा था। अब क्या उसे इस लड़की के इशारों पर चलना पड़ेगा? आकाश रुद्राक्षी से दूसरी बार इम्प्रेस हो गया था। आज पहली बार उसने किसी लड़की को ऐसे उसके बॉस से बात करते हुए देखा था। भी उन दोनों का ही एटीट्यूड देखकर आकाश यही सोच रहा था कि आगे चलकर उसे बहुत मजा आने वाला है। आकाश के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई, जो रुद्राक्ष ने भी देख ली। उसने आकाश से कहा, इस कार से पूरे शहर के 5 चक्कर लगा, इससे विला छोड़ देना, उसके बाद ही तुम अपने घर जा सकते हो। एमवी ये कहकर रुद्राक्ष अपनी कार में बैठ गया। वही आकाश वहां खड़ा यही सोच रहा था कि उसके स्माइल करने की उसे ऐसी सजा क्यों दी गई। वैसे भी वह पूरे दिन ऑफिस में इतना काम करता रहता है, अब पूरे शहर के 5 चक्कर लगाने में पूरी रात निकल जानी थी। इसका मतलब साफ था कि वह आज रात सोने वाला था। आकाश को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर वह मुस्कुराया ही क्यों। दूसरी तरफ कार में रुद्राक्ष ने देखा, अवनी बड़े ही बेफिक्री तरीके से अपने पैरों को सीट पर फोल्ड कर पलाठी मार बैठी है और बिल्कुल किसी बच्चे की तरह अपने गालों पर हाथ रखकर विंडो से बाहर की तरफ देख रही है।
रुद्राक्षी का यह अजीब पोस्चर देख रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना है? रुद्राक्ष की आवाज सुनकर रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा और फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या इसे बैठना नहीं कहते? रुद्राक्षी का उल्टा सवाल सुन रुद्राक्ष ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ रुद्राक्षी को अपने करीब कर कहा, अगर तुमने मुझसे फिर से इस तरीके से बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुराए। इस वक्त दोनों के चेहरों के बीच में बहुत कम फासला बचा था और रुद्राक्षी ने धीरे से कहा, तुम हाथ से बुरा कोई और है भी नहीं, पर मैं देखना चाहती हूँ तुम मेरे क्या कर सकते हो। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष एकटक उस चेहरे को ही देखने लगा। पहली बार रुद्राक्ष रुद्राक्षी के चेहरे को इतने करीब से देख रहा था। रुद्राक्षी की स्किन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, उस पर छोटा सा दाग तक नहीं था। रुद्राक्षी चाहे जैसी भी हो पर उसके चेहरे पर बहुत इनोसेंस थी। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के होठों की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है मैंने हैंडसम लड़के बहुत देखे हैं पर मेरे हस्बैंड जितना हैंडसम नहीं, सोच रही हूँ तुम्हें किस कर लूँ। रुद्राक्षी की बात सुनते ही रुद्राक्ष ने तुरंत रुद्राक्षी को खुद से दूर धक्का देकर कहा, तुम जब तक सच नहीं बताती मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुंह बनाकर कहा, आप मेरे पास खुद आएंगे बल्कि हर जगह किस करोगे? ये कहते हुए रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को देखा, आंख मारी। रुद्राक्षी की मुस्कुराहट में एक अलग सी रहस्य और एक अलग ही एटीट्यूड छिपा था। थोड़ी देर में ही उनकी का एक बड़े से गेट के सामने आकर कि उस घर की हर तरफ बहुत से बॉडीगार्ड खड़े थे भी उन सब बॉडीगार्ड्स के कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड्स के हैं। रुद्राक्षी ने देखा उस मैंशन के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में वंसल मैंशन लिखा था। रुद्राक्ष की कार को वेरीफाई करने के बाद उस मैंशन के अंदर जाने के लिए दरवाजा खुला। रुद्राक्षी ने खिड़की से बाहर देखा तो मैंशन उस दरवाजे से बहुत दूर था। उसके बाहर इतना बड़ा गार्डन था जिसे पार करने में ही उन्हें 5 मिनट लग गए। 5 मिनट बाद उनकी कार मैंशन के ठीक सामने बने बड़े से झरने के सामने आकर रुकी और रुद्राक्ष कार से बाहर आया। रुद्राक्षी भी कार से बाहर आई। वह हैरानी में इधर उधर ही देख रही थी। उसने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा घर पहले कभी नहीं देखा था। रुद्राक्षी को ऐसे देखता देखकर रुद्राक्ष ने कहा, मुझे पता है तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबके सामने इसे अपनी लालची नजरों से देखो। इससे सबको तुम्हारे इरादे आसानी से पता चल जाएंगे। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुराती हुई उसके पास आई। फिर रुद्राक्ष के हाथ में अपना हाथ डालते हुए कहा, आप चिंता मत करो मेरे प्यारे पतिदेव, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मुझे तो सिर्फ आपसे मतलब है। आप मुझे वो सब दे सकते हैं जो मुझे चाहिए, आप बस मुझे अपना प्यार दीजिए। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्ष जिसने सोचा था अगर रुद्राक्षी यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो वह सब कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। वंसल मैंशन की हर तरफ कैमरा लगे थे और कुछ सीक्रेट कैमरा भी थे, फिर वह आसानी से उस इंसान के पास पहुंच सकता है। पर यह लड़की इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। रुद्राक्ष को तो समझ में नहीं आ रहा था ये लड़की क्या खाकर पैदा हुई थी। रुद्राक्ष जैसे ही रुद्राक्षी के करीब जाने वाला था कि रुद्राक्षी ने कहा, यह वंसल मैंशन है, यहाँ पर आपका पूरा परिवार है, मुझे नहीं लगता उन्हें अच्छा लगेगा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष में गहरी सांस ले। वह अपनी वजह से जिज्ञासा को कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए आज उसे यह नाटक करना ही होगा। रुद्राक्ष का मन तो कर रहा था वह रुद्राक्षी को इस फाउंटेन में ही छुआ कर रखी। अगर उसकी फैमिली बीच में ना आती तो शायद रुद्राक्ष अब तक रुद्राक्षी को इस दुनिया की नजरों से दूर ले जाता जहां सिर्फ वह दोनों हो। लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग थे। उन दोनों के बीच इतनी दूरियां आ चुकी है जिसे दोनों के बीच जाने प्यार जैसे खत्म सा होने लगा है। मुझे दुनिया से छुपाने के बारे में बाद में सोचना, पहले हम अंदर चलते हैं, रुद्राक्षी ने कहा। वह दोनों उस सफेद मैंशन की तरफ जाने लगी जहां चारों तरफ बॉडीगार्ड की नजर आ रही थी। रुद्राक्षी तो यही सोच रही थी यहां बॉडीगार्ड के अलावा भी कोई रहता है या नहीं। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।